नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पहली खबर बदायूं से, जहां पर बिलसे इलाके में दबंगों पर पड़ोसी ई रिक्शा चालक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश का आरोप लगा है। ई रिक्शा चालक 60 से 70% झुलसने के बाद गंभीर हालत में सीएचसी में भर्ती है, जहां जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है वो। पुलिस ने मामले को संदिग्ध बताया और कहा कि प्रथम दृष्टया घर के अंदर आग लगा हुआ पाया जा रहा है। फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है, जांच की जा रही है, लेकिन आरोप लगा है पुलिस पर कि पुलिस ने ही इसे जलाया है। और ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस मामले की सही जांच हो पाएगी भी या नहीं। दबंगों पर यह आरोप है, पड़ोसी दबंगों पर, और पुलिस के साथ भी मिलीजुली बात कह रहे हैं लोग, परिवार के जो लोग हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि इस शख्स ने खुद को ही आग लगाया है, उसके घर में ही आग लगी है। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आ रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन लोग जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि दबंगों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। स्थल के निरीक्षण से प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि यह आग स्वयं द्वारा लगाई गई है, क्योंकि उसके मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर से ताला बंद था, जिसे बाद में तोड़कर निकाला गया। अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ है, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। बदमाश की फायरिंग के दौरान दारोगा दिनेश भारती और एसओजी सिपाही जितिन भी गोली लगने से घायल हुए। पुलिस को जिला बदर अपराधी धर्मेंद्र यादव के आने की जानकारी मिली थी। घेराबंदी करने के बाद बदमाश ने पुलिस पर आधा दर्जन राउंड फायरिंग की। बदमाशों की फायरिंग, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। डीके के नाम से जाना जाता था। इसने बहुत सारी घटनाएं की थी और बड़ी सफाई से प्रायः पुलिस के हाथों से बच जाता था। आनंद विहार दिल्ली से भी वांटेड बताया गया है और कानपुर में ये जेल में था। जेल से बाद में रेफ़र करवा के हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से चकमा दे करके निकल गया था। ये जिला बदर भी है और इस तरह से बहुत सारे अपराध इसके हैं। अमेठी की बात करते हैं, जहां पर पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद अपराधी बेलगाम हैं। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के जिठौना गांव में पुरानी रंजिश में ग्राम प्रधान का बेटा सुनील प्रजापति गांव के ही युवक पृथ्वी यादव को तलवार लेकर मारने दौड़ा। ग्रामीणों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। ग्राम प्रधान सरस्वती यादव के बेटे की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। किसानों की सब्जी कुचलने के आरोपी प्रयागराज जिले के घोरपुर थाने में तैनात दारोगा सुमित आनंद को निलंबित कर दिया गया है। सब्जी कुचलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए एसएसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। दारोगा सुमित आनंद घोरपुर की साप्ताहिक सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पहुंचे थे और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर उन्होंने सरकारी गाड़ी से सब्जियों को रौंद दिया था। एसएसपी ने कहा कि दारोगा के वेतन से किसानों के नुकसान की भरपाई होगी। जांच की गई, जिसमें बात निकल के आई है कि दारोगा जी द्वारा जो सुमित आनंद हैं उनके द्वारा लापरवाही की गई है। एक गलत तरीके से चीज़ों को वहाँ पे रौंदा और इसकी सूचना पर जब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, उसके बाद इनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की गई है तथा वहाँ मौजूद जो किसान हैं जिनकी सब्जियों का नुकसान हुआ है, उनसे हमारे क्षेत्राधिकारी ने बात करके और उनके जो नुकसान के मूल्यांकन उन्होंने किए हैं उसके अनुरूप उन्हें समायोजित किया गया है आर्थिक रूप से और विभागीय कार्रवाई इसमें की जा रही है। हमारी कोई मंशा नहीं थी कि हम किसी का नुकसान करें, बस हमारा जो उद्देश्य था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन हम एकदम अचानक भीड़ सामने देख के, ज़्यादा भीड़ की हम पे हमलावर न हो जाए तो हम बस घबरा गए। उसी में हमने गाड़ी अपने बचाव में किया। मेरठ में 1 साल पहले हुई लड़की की हत्या का खुलासा होने के बाद हर कोई हैरान है। आरोपी अमन उर्फ शाकिब ने खुद का धर्म छिपाकर प्यार का नाटक किया और फिर लड़की की हत्या कर दी। जघन्य तरीके से हत्या की गई और हत्या के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए। अब इसमें लव जिहाद का मामला सामने आया है तो बवाल मच गया। मोहब्बत का अंजाम इतना खतरनाक भी हो सकता है कि सोचकर ही रूह कांप जाए। एकता का आखिर कसूर क्या था? उसने बेरहम अमन पर भरोसा ही जताया था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? बेहद निर्मम और दर्दनाक मौत।
हैरानी इस बात की है कि अमन बनकर पहले प्यार का नाटक करने वाला और फिर एकता की हत्या करने वाला शख्स शाकिब था और 14 जून 2019 को अपने परिजनों के साथ मिलकर शाकिब ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। एकता के हाथ, पैर, सिर और धड़ को काटकर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तब शव की पहचान तक नहीं हो पाई थी। एक लंबे समय के बाद तभी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए और लगातार निरंतर मेहनत के बाद ये पहचान हो पाई कि जो लड़की है उसका एकता नाम है और वो पंजाब की रहने वाली है। इस पर पुलिस टीम ने वहाँ इसके परिजनों से संपर्क किया। इसके परिजनों ने बताया कि अमन नाम के लड़के से उसका प्रेम संबंध था, उसके साथ है। जब पुलिस टीम ने जाँच पड़ताल की तो तथ्य निकल कर आया कि इसने अपना नाम वहाँ अमन गलत बताया था। ये अमन नहीं बल्कि शाकिब है जो कि मेरठ का रहने वाला है। लुधियाना की रहने वाली एकता को लव जिहाद में अंत में दर्दनाक मौत ही नसीब हुई। शाकिब लुधियाना और करनाल में तांत्रिक का काम करता था और उसी के सिलसिले में लड़की से मिला था। खुद का धर्म बदलकर शाकिब ने अपना नाम अमन बताया था और बाद में एकता अमन यानी शाकिब के साथ ही रहने लगी। लेकिन जब एकता ने शादी का दबाव बनाया तो 10वीं फेल शाकिब ने घर वालों के साथ मिलकर उसे मार डाला। यही नहीं, शाकिब पहले भी कई युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें दर्दनाक मौत दे चुका था। अब एकता की मां ने सबके सामने शाकिब पर थप्पड़ों की बरसात कर दी तो आरोपी शाकिब पुलिसकर्मी की बंदूक से फायरिंग करके भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। मुख्य आरोपी शाकिब के अलावा मुसर्रत, मुस्तकीम, रेशमा, इस्तम और अयान नाम के 5 अन्य आरोपी भी पकड़े गए हैं। लड़की के 15 तोले सोने और कुछ पैसे लेके अपने साथ लेकर आया था और अपने परिजनों के साथ मिलकर चाँद रात में उस लड़की की हत्या कर दी। पहचान छुपाने के लिए उसके कपड़े उन्होंने अलग कर दिए और सर भी काट के अलग जगह कर दिया था। 6 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें साकिब सहित 6 उसके परिजन हैं और 2 महिलाएं भी हैं। मेरे आगे यही रिक्वेस्ट है आपके आगे, ठीक है, बस मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती। एक और लड़की लव जिहाद का शिकार हो गई और हैरानी इस बात की भी है कि लड़की की हत्या के बाद भी शाकिब उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को लगातार अपडेट करता रहा ताकि किसी को हत्या का शक न हो। लेकिन 1 साल बाद वारदात से पर्दा उठ गया और मेरठ के दरिंदे अब सलाखों के पीछे हैं। यकीनन उत्तर प्रदेश के मोस्ट ब्रूटल केसेस में ये केस भी गिना जाएगा और यकीनन मेरठ पुलिस ने जिस तरह से इस हत्याकांड पर से पर्दा उठाया है वो यकीनन तारीफ के काबिल है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। इधर बागपत में अधिवक्ता चैम्बर परिसर के ए ब्लॉक में कुछ वकीलों ने जमाती और उनके पक्षधर लोगों की एंट्री पर लगाते हुए पोस्टर चस्पा कर दिया। एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वकीलों ने नसीम अहमद नाम के वकील का नाम भी चैम्बर से हटा दिया। पोस्टर चस्पा करने वाले वकीलों से बात की गई तो उनका कहना है कि देश में कोरोना फैलाने की वजह तबलीगी जमाती है, इसलिए जमातियों और उनके हिमातियों पर की एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो देश के साथ नहीं है वो उनका समर्थन नहीं करते हैं। बाद ही हुआ सब कुछ मेरे साथ, मेरे आने के बाद ही वहाँ पे पोस्टर चस्पा हुआ और वो पता चला है कि मेरा नाम वाम भी उन्होंने पोत दिया है। नफीस अहमद जी उन जमातियों के हिमातियों के साथ बैठे थे जिन जमातियों को भारत सरकार गलत मानती है कि उन्होंने कोरोना फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। रमाकांत जी के साथ इस बारे में चर्चा की। चर्चा करने के बाद हमने उनको नोटिस दिया, नफीस अहमद जी को, कि आप अब कहीं और बैठ लीजिए, हमारे साथ मत बैठिए, क्योंकि हम उनके साथ बिल्कुल नहीं हैं जो देश के साथ नहीं है। हालांकि ये अधिकार इन वकीलों को संविधान के तहत, कानून के तहत है या नहीं, ये देखने वाली बात है। कोई किसी को कहीं और बैठने से कैसे रोक सकता है। संभल से खबर, जहां पर चुनावी रंजिश में पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने संघर्ष में इस्तेमाल हुए 2 तमंचे और 1 राइफल भी बरामद की है। आपको बता दें, राजपुरा थाना के गांव भीकमकोट जाने में 3 दिन पहले चुनावी रंजिश में जमकर पथराव हुआ था। फायरिंग हुई थी जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। एक युवक की इस दौरान मौत हो गई थी और इस मामले में 5 नामजद हैं। मुकदमा पंजीत किया जाता है। पंजीत में जो भी नामजद अभियुक्त है, उन अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त आज दिनांक गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें पहले का नाम है नरेंद्र, दूसरे का नाम है दीपांशु और तीसरे का नाम है कुमनपाल। जिसमें से दीपांशु के पास 5 मुकदमे हैं। पुराना अपराधी है दीपांशु, उसके 5 मुकदमे हैं, उसकी एचएस खोली जा रही है। और कुमनपाल के पास 3 मुकदमे हैं और नरेंद्र के पास 2 मुकदमे हैं।
खबर अमरोहा से, जहां थाना रजबपुर क्षेत्र के गांव अंबेडकर में दहेज के लालचियों ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला की 2 साल पहले ही शादी हुई थी, तभी से ससुराल वाले उसे लगातार परेशान कर रहे थे। महिला 8 महीने की प्रेग्नेंट भी थी जिस वक्त ये वारदात हुई है। युवती के परिजनों ने गांव पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। चंदौली में सैयद राजा पुलिस ने बच्चे के अपहरण की घटना का पर्दाफाश किया और बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया है। साथ ही घटना में शामिल 3 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इन सभी के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा गया है। घटना गुरुवार की है, जब 8 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी घात लगाए बैठे 3 बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया था। बच्चे के परिजनों से 8 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और बच्चे को सकुशल बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। में काफ़ी तुरंत और काफ़ी बढ़िया काम हुआ है और लड़के को हमने 3 घंटे में हमने लड़का को रिकवर कर लिया है और 3 लोग साथ में अरेस्ट हुए हैं। गुलजार जो कि दुधारी सेंदरा का रहने वाला है, रोशन और उसका पिता सतेंद्र जो कि फेफड़ा के रहने वाले हैं। इन तीनों ने ये प्लान किया था। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने यूपी की झांसी पुलिस की तारीफ करते हुए लोगों से अपील की है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए झांसी पुलिस का संदेश जो है उस पर अमल करें, जिससे कोरोना के जंग में जीत मिल सके। सवाल मुश्किल नहीं है, मेरे हिसाब से हमारे सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे सभी भाई। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपीपीसीएल के 28 नए पावर सब स्टेशंस का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। 3135 करोड़ की लागत से पावर सब स्टेशंस का निर्माण होगा। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन होना है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी में निर्बाध और पर्याप्त बिजली के लिए हो रही 28 नए उपकेंद्रों की व्यवस्था, जिसका आज लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं मुख्यमंत्री। इधर मिर्जापुर में आंधी तूफान से 3 लोगों की मौत मामले में सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के बरौधा में बारिश की वजह से एक मकान की छत ढह गई, जिसमें दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। और मिर्जापुर में लगातार हो रही बरसात की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बरसात की वजह से शुक्रवार शाम नटवा स्थित रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भर गया, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत हुई। अंडर ब्रिज में पानी भरने की वजह से कुछ देर के लिए मिर्जापुर औराई मार्ग बाधित भी रहा। इतना ही नहीं, कई गाड़ियां भी इस चपेट में आ गई, जिन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। और रिलायंस जियो को लेकर दुनिया भर के निवेशकों की दिलचस्पी इतनी बढ़ गई है कि पुराने निवेशक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान के मुताबिक सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में निवेश बढ़ाने का फैसला लिया। कंपनी ने जियो में 4546 करोड़ का एक्स्ट्रा निवेश किया है। इस निवेश के बाद जियो में उसकी हिस्सेदारी बढ़कर अब 2.08% हो जाएगी। कंपनी ने कहा कि इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म में सिल्वर लेक का कुल निवेश बढ़कर 10,202 करोड़ रुपए का हो जाएगा, जिससे इससे पहले 4 मई को सिल्वर लेक ने 5,655 करोड़ रुपए का निवेश किया था। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में अब तक फेसबुक, मोबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी, विस्टा, जनरल अटलांटिक और केकेआर निवेश कर चुके हैं। सिल्वर लेक की नई घोषणा के बाद अब तक जियो में 92,202 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। कंपनी ने 19.9% हिस्सेदारी बेची है।
राजनयिक स्तर पर चर्चा के दूसरे दिन आज भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि ये बैठक दोनों देशों के बीच आगे के रिश्ते तय करेगी। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास 1 महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए ये बैठक होने वाली है। भारतीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी करेंगे। चीन की तरफ से भी चीनी सेना के कमांडर बैठक में शामिल होंगे। बैठक में दोनों तरफ से ब्रिगेडियर स्तर के एरिया कमांडर मौजूद रहेंगे। इस अहम बैठक में देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर टिकी है, क्योंकि अमेरिका भी भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर नजर बनाए हुए है। लद्दाख के चुशूल में सामने मोल्डो में ये बैठक होने वाली है। सुबह 9 बजे के करीब ये मीटिंग होगी। मोल्डो टकराव की जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब सबके निगाह इसी पर रहेगी कि क्या ये बैठक तनाव कम करने में कारगर साबित होती है, क्योंकि इससे पहले भी भारत और चीन के बीच डिविजनल कमांडर स्तर की बैठक हो चुकी है। खबर प्रयागराज से, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। गिरोह का सरगना डॉक्टर KL पटेल समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई जिलों में STF और क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की। गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश भी की जा रही है। नौकरी दिलाने के नाम पर कई अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए थे। कई जिलों के अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए थे और अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई है। लॉकडाउन ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त कर दी है। गाजियाबाद में साइकिल बनाने वाली मशहूर कंपनी एटलस भी आर्थिक संकट से जूझ रही है, जिसकी वजह से कंपनी को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। कंपनी के बाहर एक नोटिस लगा हुआ है कि इसे अस्थायी रूप से बंद करने की जानकारी दी गई है। इस नोटिस के जरिए कंपनी में काम करने वाले वर्कर बेरोजगार हो चुके हैं। वहीं कई वर्कर्स की सैलरी आधी कर दी गई है। श्रम विभाग के अधिकारियों ने दोनों पक्षों को एक पत्र लिखा है, जिसमें दोनों से मामले को सुलझाने को कहा गया है। उन्होंने लिखा है उसके हिसाब से ये है कि उनके पास आर्थिक तंगी है, उनके पास पैसे की कमी है, जिसकी वजह से वो फिलहाल चलाने में सक्षम नहीं है। एग्जैक्ट फिगर जो होगी, कितने वर्कर हैं, कितने ले ऑफ किए जा रहे हैं, कितने ज़रूरी हैं, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मेरा भी हमेशा ये प्रयास रहेगा कि उद्योग चलें, औद्योगिक श्रम शांति बनी रहे, श्रमिकों को भी उनका वाजिब हक मिलता रहे। यूँ तो बाजार में साइकिलों के नाम पर बहुत सी वैरायटी आपको मिल जाएंगी, लेकिन एटलस साइकिल का नाम जहन में आते ही बचपन की कुछ यादें हमारे साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन ये वही एटलस कंपनी है जो अब बंदी के कगार पर है। लॉकडाउन के खुलने के बाद जैसे ही फैक्ट्रियाँ खुलने के आदेश दिए गए, उसके 2 दिन बाद ही फैक्ट्री चलाने के बाद यहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया और ये कह दिया गया कि कंपनी ले ऑफ पर है। ले ऑफ का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कर्मचारी हैं उनमें से अधिकांश कर्मचारियों को ले ऑफ पे ले लिया जाएगा और उनकी जो सैलरी है बिना काम किए, उसकी आधी सैलरी उनको दी जाएगी। कितनी सैलरी थी आपको? इस समय सब 13,000 तनख्वाह थे। 30 साल नौकरी करने के बाद। अच्छा, तो एक नोटिस चस्पा कर दिया गया? हाँ, चस्पा दिया गया और कि आपकी आधी तनख्वाह मिलेगी ले ऑफ में। अच्छा, तो किस तरीके से परिवार का भरण पोषण करेंगे? बहुत मुश्किल से कर रहे हैं हम लोग। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और एक बहुत ही गंभीर मसला, फिलहाल इस वक्त इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।